भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी का खास, विशेष, मनमोहक, जीवन उपयोगी, जीवन की दिशा, जीवन की धारा को बदलने वाले उत्थान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। उत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में कॉन्टेम्परेरी सब्जेक्ट्स, आज हमारे जगत में किस चीज की आवश्यकता है और खास तौर से हमारी भारतीय संस्कृति का कैसे उत्थान हो, जो पतन हो रहा है उसका कैसे उत्थान किया जाए, उसके विषय के अंदर वार्ता करने के लिए यह कार्यक्रम रखा है। और ये बौद्धिक वर्ग से जुड़ा हुआ है, ये बच्चों को समर्पित है, ये युवाओं को समर्पित है। आज हमारे भारत में 60 करोड़ युवा है और उन युवाओं को दिशा मिलनी चाहिए, वह दिशा कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है। आज विश्व के अंदर क्या हो रहा है, आज विश्व किस दिशा की ओर जा रहा है, उसका विश्लेषण के लिए वैश्वीकरण का विश्लेषण, यह विषय रखा गया है। तो दो शब्द है, पहला तो वैश्वीकरण, दूसरा विश्लेषण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी, पूरी ग्लोब जो है वो समीप आ गई है, वो करीब आ गई है। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे वेदों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का ये कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। उसी को आधार मान करके वैज्ञानिक लोगों ने खोज की और दोनों, देखिए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं वो भी सत्य के खोजी है और विज्ञान भी सत्य के खोजी है। दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना, लेकिन दोनों किस विषय पर कार्य करते हैं ये समझना जरूरी है। जो साधक व्यक्ति है, जो साधना करने वाला है, जो ऋषि है, जो महात्मा है, जो संस्कृति का ज्ञाता है, जो संस्कृति का पोषण करने वाला है, वह भीतरी जगत की खोज करता है। व्हाट इज रियलिटी, हु एम आई, वेयर फ्रॉम आई केम, वेयर आई एम टू गो, ये इन चीजों की खोज करता है और वहीं से ये दर्शन कहलाता है। और वह एक दार्शनिक रूप में इसकी खोज करता है, वह चिंतन करता रहता है और अपने भीतरी जगत को एक लेबोरेटरी बनाता है। दोनों ही लेबोरेटरी बनाते हैं। वैज्ञानिक लोग हैं वह भी लेबोरेटरी में खोज करते हैं, लेकिन उनकी खोज पदार्थ पर है, उनकी खोज जड़ पर है, उनकी खोज मेटल पर है, उनकी खोज एलिमेंट पर है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जड़ किसे कहा जाता है? जिसमें संवेदना नहीं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, गलता है और मिलता है। और दूसरी तरफ जो सच्चाई हासिल करने वाले साधक लोग हैं, साधना करने वाले ऋषि पुरुष होते हैं, वो चेतना पर कार्य करते हैं। चेतना संवेदनशील होती है, सुख दुख का अनुभव करती है, ग्रोथ होती है, उसका प्रजनन होती है और वो अपनी प्रस्तुति कर सकती है। दोनों के बेसिक डिफरेंस हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य है कि सत्य की खोज करना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो कई हजारों साल पहले खोज करके इसको नाम वसुधैव कुटुंबकम दिया था। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर विज्ञानियों ने खोज करके जो है आज ग्लोबलाइजेशन का, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे को विरोधी नहीं है। तो भाई और बहनों, आज वैश्वीकरण को विरोधी नहीं माने, लेकिन इसके अंदर जो बुराइयां हैं, इसमें जो कुरीतियां हैं, वो हम आज पूरा विश्लेषण, उसका चीरा फाड़ा और उसका जिस तरीके से एक जो है वह डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो शरीर का चीरा फाड़ा करके और बीमारी को दूर करता है। तो आज हमारा इस कार्यक्रम विश्लेषण करेंगे कि जो बुराइयां हैं उनको अलग करो। वैश्वीकरण बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बुराइयां आ गई है, बुराइयां क्यों आई है? कि हमने उस वैश्वीकरण का दुरुपयोग किया है।
देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको एक बड़ा सीधा सा उदाहरण बताना चाहता हूं मैं आपको कि एक चाकू होता है, वो चाकू कितना उपयोगी है। फल फ्रूट काटा जा सकता है, सब्जी काटी जा सकती है, रस्सी काटी जा सकती है, कोई भी काटने का कार्य हो सकता है। चाकू बुरा नहीं है। और अब दूसरी तरफ देखिए, वही चाकू को कोई दुरुपयोग किया जाता है तो किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। वो चाकू क्या क्या दोष है? दोष उस व्यक्ति के उपयोग दुरुपयोग करने वाले का है। भगवान ने सृष्टि में एक रेत का कण भी जो है, जो अनुपयोगी नहीं बनाया। क्यों? ईश्वर महान होता है, ईश्वर करुणा का सागर होता है, ईश्वर संपूर्ण व्यापी होता है, वो जगत कल्याण करना चाहता है, तो वो अनुपयोगी चीज बनाएगा ही नहीं। लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करके उसको अनुपयोगी बनाया है। तो अब आप देखिए, हम वैश्वीकरण को समझे। वैश्वीकरण के अंदर क्या आता है? वैश्वीकरण के अंदर जो जितना सारा टीवी है, आज हमारा मोबाइल है, आज हमारा इंटरनेट है, जितना मीडिया का काम है, ये सारा एक सैटेलाइट से जुड़ा होने के कारण आज हम इस सृष्टि के 7 अरब लोग करीब आ गए हैं। यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति ईमेल के माध्यम से, अन्य अन्य चैट के माध्यम से वो तुरंत बात कर सकता है। और इतना ही नहीं, टेलीफोन पे वर्ल्ड के 200 कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा बैठा कुछ ही क्षण के अंदर बात कर सकता है। और आप देखिए ये किस लिए हो रहा है कि जो सैटेलाइट है उसमें हर कंट्री को अपना कोड मिला हुआ है, अपने को एक घर मिला हुआ है, अपने को एक जगह मिली हुई है, एक प्लेस मिला हुआ है। तो उस कोड को कोई भी मिलाएगा तो वह सीधी तरंगें। अब देखिए कि ये सारा ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे, ये बीच में तरंग शब्द आ गया। तो मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि होल कॉस्मॉस इज मेड ऑफ वाइब्रेशंस। और ऐसा कहा जाता है, एक परिंदा भी जब इस कॉस्मॉस के अंदर वाइब्रेशन करता है, पर मारता है, तो उसकी वाइब्रेशन से पूरा जगत प्रभावित होता है। हम उन वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। आज मेरे शब्द हैं वो इस रूम के अंदर एकत्रित हो रहे हैं, किसी भगवान महावीर के, भगवान कृष्ण के, भगवान बुद्ध के, जीसस क्राइस्ट के सारे शब्द कहीं गए नहीं हैं। इस कॉस्मॉस में, इस सृष्टि में, इस पर्यावरण के अंदर आज भी संग्रहित है। और वैज्ञानिक लोगों ने परीक्षण के माध्यम से उन शब्दों को, उनकी ओरिजिनल आवाज को भी पकड़ा है। भगवान महावीर का जो मूल वाणी है उसको पकड़ा गया है और उसको पकड़ने के और आगे कई कई नए प्रयोग किए गए हैं। ये क्यों हुआ? तरंगमय संसार होने के कारण। और दूसरी बात है E=mc²। इस सारे जगत के अंदर जो एनर्जी है वो नष्ट नहीं होती, यूं का यूं भूतमय एनर्जी इतनी थी, भविष्य में भी इतनी रहेगी और वर्तमान में ये रहेगी। ये मैं सारा रूपांतरण और ये साइंस की बातें क्यों कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन उससे बना है। जो उत्पत्ति करने वाला है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आखिर उसका उत्पत्ति कहां से हुई, ग्लोबलाइजेशन बना कैसे? तो E=mc² के माध्यम से ग्लोबलाइजेशन मिला। मतलब हमारी जो एनर्जी है, ठोस एनर्जी द्रव्य में बदलती है, द्रव्य एनर्जी गैस के अंदर बदलती है, गैस पुनः ठोस में बदलती है। ये साइकिल है। दिस इज द साइकिल ऑफ द नेचर। और दूसरा दार्शनिक पक्ष की बात करें तो दार्शनिक लोगों ने वसुधैव कुटुंब की बात करें, दोनों पक्ष में साथ में लेके चल रहा हूं, आधुनिक और प्राचीन। प्राचीन हमारे वसुधैव कुटुंबकम, हमारे दार्शनिकों ने क्या बात बताई, हमारे ग्रंथों ने क्या बात बताई कि पूरी सृष्टि पंचभूतात्मक है। इधर तो मैंने वाइब्रेशन की बात करी, cos थीटा sin थीटा E=mc² की बात करी। अब मैं दार्शनिक बात भी करता हूं। मेरा डुअल रोल है, मैं एक वैज्ञानिक भी हूं और एक दार्शनिक ही हूं, इसीलिए दोनों की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। तो अब आप देखिए कि हमारे दार्शनिकों ने क्या कहा कि ये सारी सृष्टि पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सारी सृष्टि 5 भूतों से बनी हुई है। और
इस सृष्टि में जो कोई भी जीवित प्राणी है, क्योंकि जन्म तो जीवित प्राणी लेता है, जो और लेता किससे, जड़ के माध्यम से। जैसे भाई और बहनों, ये जो मेरा शरीर आपको दिखाई देता है, ये दो चीजों का जो है वो कॉम्बिनेशन है, ये कंपाउंड है। ये शरीर जड़ है और इसमें भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह चेतन है। इसीलिए ये रियल भी है और रिलेटिव है। रियल किस दृष्टि से कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं है, और ये अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत चेतना वाली, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का धाम है, जिसकी खोज के अंदर सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे दार्शनिक है। हर व्यक्ति का जीवन का अल्टीमेट एम ये है कि ब्लिस कैसे प्राप्त हो, ऐसे सुख की कैसे प्राप्ति हो जिसके पीछे दुख न आए। तो बंधुओं, हम बात कर रहे थे पंचभूतों की। पंचभूत से हर व्यक्ति के जीवन का निर्माण होता है। मां का अंडज, पिता का शुक्राणु, तो ये दोनों मिलकर के, दो आत्माएं मिलकर के समाप्त हो जाती है और एक तीसरी आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लेती है। इसमें भी 5 भूत है। शुक्राणु और रज मिला, जन्म लिया, इसमें 5 भूत है और 9 महीने तक वो 5 भूतों से जो है उसका पालन पोषण होता है। और जब वो बाहर आता है 5 भूतों से, तब उसके बाद में जीवन भर व्यक्ति का जो है वो 5 भूतों से पालन पोषण होता है। और अब देखिए, व्यक्ति जब राम नाम सत्य होता है तो ये 5 भूत, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में पुनः चले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ विज्ञान और दार्शनिक के अंदर कोई मतभेद नहीं है। वो कहता है कि ये 5 भूत शाश्वत है, साइकिल चलती रहती है, और वो कहते हैं कि वाइब्रेशन चलती रहती है। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए वैश्वीकरण का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इस वैश्वीकरण ने हमको कितनी सुविधा दी है। आज हमारे शरीर की बात देखें तो शरीर का एक एक पुर्जा, जैसे कि मशीनरी का एक एक पुर्जा मैकेनिक नया डाल देता है, रिपेयर कर देता है, ठीक उसी तरह से आज हमारे डॉक्टर लोग, सर्जन लोग, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट, चाहे घुटने हो, उन सबको वो बदल देते हैं। कितना महान परिवर्तन हुआ है। ये देन ग्लोबलाइजेशन की है, ये देन विज्ञान की है बंधुओं। हम इस विज्ञान के, हम इस ग्लोबलाइजेशन के चिर ऋणी हैं। हम कभी भी इनका ऋण नहीं उतार सकते हैं। अब भाई और बहनों, अब ये पक्ष हो गया कि इसका उपयोग करना चाहिए। अब आखिर हो क्या रहा है? आज हो क्या रहा है? आज हमारे देश की बात करें तो 60 करोड़ युवा है और 7 अरब की पृथ्वी की जनता की बात करें जो ग्लोबलाइजेशन का उपयोग कर रहा है, इसमें भी 50% से कम युवा लोग नहीं हैं। युवा जो है 16 साल से लगा के 45 साल का युवा कहलाता है, वो टीनेजर्स कहलाते हैं। वो लोग उत्साही होते हैं, वो दुनिया को जानना चाहते हैं, वो ज्ञान को लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में अनुभव की कमी होती है। जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है। वो सबसे ज्यादा इस इंटरनेट का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज देखिए, आतंकवाद सबसे ज्यादा पनप रहा है इस ग्लोबलाइजेशन के दुरुपयोग से। आज टीवी के माध्यम से जो चोर लुटेरे हैं, एटीएम मशीन को काटना है या कोई चोरी करना है या कहीं पर उपद्रव फैलाना है, वो सारी विद्याएं टीवी के माध्यम से सीख रहे हैं। आज देखिए, इंटरनेट के अंदर इतनी गलत गलत फिल्में आती, ब्लू फिल्म कहा जाता है, उससे व्यक्ति के विचार खराब होते हैं, वासनाएं बढ़ती है और ब्रह्मचर्य बढ़ता है। ये हमारी भारत की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति तो कहती है कि एक अपनी पत्नी को छोड़ करके इस सृष्टि के अंदर जितनी भी माताएं हैं, बहना हैं, बेटियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो तुम्हारी माँ, बेटी, बहन रूप के अंदर होती है। ये हमारे ब्रह्मचर्य का और हमारे कंडक्ट का, हमारे चरित्र का सबसे बड़ा सूत्र हुआ करता था। जो ये जो दुरुपयोग जो आज वैश्वीकरण से आए हैं, ये हमें रोकना है। ये हम रोकेंगे कैसे? इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है,
क्योंकि ये सारी चीजें शिक्षित व्यक्ति लेता है। तो शिक्षा तंत्र के अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के अंदर और जो माँ होती है बच्चे की सबसे प्रथम पाठशाला होती है, और माँ जैसे संस्कार देती है बच्चा वैसे संस्कारित होता है। तो सबसे पहले हमारी माताएं हैं, यानी हमारी गर्ल्स है, हमारी बहना हैं, उनको शिक्षित किया जाए और उनको अच्छाई बुराई का ज्ञान किया जाए। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन के अंदर है उन बुराइयों को हम छोड़ें, अच्छाइयों को हम हासिल करें। हर चीज ग्लोबलाइजेशन की अच्छा है, लेकिन उसके अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं अपने लोभ के कारण, अपने दुराचरण के कारण उन्होंने गलत चीजें इसके अंदर डाल दी है, और टीनेजर्स उन गलत चीजों का ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। उस दुरुपयोग को रोकना है। अब आप देखिए ग्लोबलाइजेशन हमारे इस जीवन को कितना आनंदमय बना दिया है। आज फ्लाइट की बात करें तो हम एक जगह से बैठे बैठे पूरे विश्व के अंदर 12, 14, 15 घंटे में दूर से दूर स्थान के ऊपर हम चले जाते हैं। तो हमें सारी सुख सुविधाएं हमको उपलब्ध हो चुकी थी, लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या कि व्यक्ति आलसी हो गया, व्यक्ति की दिनचर्या खराब हो गई। अब हमारी पुरानी विधि ये कहती है कि सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, उठ करके ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति ने माता पिता को एक तीर्थ का दर्जा दिया है। अगर इस सृष्टि का हर प्राणी, हर मनुष्य, किसी भी देश का अपनी माता पिता को एक तीर्थ माने भाइयों, तो आज तो न तो किसी वृद्धाश्रम की आवश्यकता होगी और न किसी बुजुर्ग के साथ के अंदर जो है उसके साथ के अंदर बुरा व्यवहार होगा, और न किसी बहन के साथ में रेप किया जाएगा। भाई और बहनों, ये आज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि वासना बढ़ गई है, और व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सोचता है, उसके अनुसार ही वो ग्रहण करता है। हमारे एक राजस्थानी में कहावत है कि गोरिये कने बैठोला तो गोरियर लक्षण देवला, और काड़िये कने बैठा लो तो काड़ियर लक्षण देने, यानी मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति का जो संगत है उसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। आज हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स से बच्चे हैं, आज वर्तमान के ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो की बात करें तो इतने वो ड्रग लेने लग गए हैं, इतनी नई तरह की ड्रग आने लग गई है, इतनी महंगी आ गई है कि कुछ लोग पहले उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स, उनको विद्यार्थियों को हमारी देशी भाषा में बात करते हैं हेवा करते हैं, यानी उसको पहले हैबिचुअल करते हैं, और वो इतना हैबिचुअल हो जाता ड्रग लेते लेते कि वो रोटी खाने से तो वो रुक सकता है, लेकिन ड्रग लेने से नहीं रुक सकता, क्योंकि उसकी सारी नाड़ियां जो है वो व्यसनी हो जाता है। वो नाड़ियां समय आने पर उस ड्रग को मांगती है, जैसे कि नाग कन्याएं हुआ करती थी पुराने जमाने में। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो नाग कन्याएं क्या होती थी कि वो सांप का जो जहर होता था अपनी जीभ पे डसती थी, तो उन नाग कन्याओं का दुरुपयोग तो जो है करने के लिए, किसी को मारने के लिए किया जाता था, लेकिन वो स्वयं मर जाती थी। मर ऐसे जाती थी कि जब उनको नाग का इतनी व्यसन हो जाती थी कि छोटे मोटे व्यसन उसको सूट ही नहीं करते थे, जब तक कि वो नाग का जो है जहर अपनी जीभ से स्पर्श नहीं करा दे। तो बंधुओं, व्यसन इतनी बुरी चीज होती है। और व्यसन कैसे होता है? हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर ये व्यसन बहुत बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति परिश्रम बिल्कुल नहीं करता। आज पूरे विश्व के अंदर मोटापा सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मोटापा किस लिए होता है कि जो हम कैलोरीज भीतर डालते हैं उतनी कैलोरी हम बर्न नहीं करते। कैलोरी बर्न कब होती है? कि जब हम शारीरिक श्रम करें। आज शारीरिक श्रम बिल्कुल घट गया है, क्योंकि सब चीजों की उन्मुखता हो गई है। सब चीजें हमको घर बैठे एक बेड के ऊपर, एक चेयर के ऊपर सब चीज मिल जाती है, उठने का ही काम नहीं होता है। तो इसलिए भाई और बहनों, इस ग्लोबलाइजेशन के इस बुराई को हमें छोड़ना होगा, इस बुराई को हमें दूर हटना पड़ेगा, और हमें ग्लोबलाइजेशन के जो हमारी जितने साधन हैं उसका हम लिमिटेड उपयोग करें। आज देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
ट्विटर है, ब्लॉगर है, इसका कितना दुरुपयोग हो गया है। इसके अंदर ऐसे ऐसे अश्लील चीज़ें ग्रुप के अंदर भेजी जाती है कि वो आज हमारे समाज को खराब कर रही है, और किसी व्यक्ति की इंटीग्रिटी के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है कि वो पूरी वायरल हो जाती है। आजकल एक वायरल ऐसा शब्द चल गया कि मीडिया जो है पूरे विश्व के अंदर किसी चीज़ को वायरल कर देता है बंधुओं। अब वो सच्चाई या बुराई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो चीज चली जाती है, पूरे समाज में नहीं पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है। पहले हमारे पास में साधन नहीं थे तो वो चीज़ लिमिटेड रहती थी, थोड़े गांव के अंदर रहती थी, थोड़े एरिया में रहती थी, एक कंट्री में रहती थी। अब ये इस वायरल को रोकना है। इस वायरल के अंदर ये गलत चीजें जो जाती है ना, इसको रोकना होगा। इसके रोकने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना होगा और हमें क्लासेस लगानी होगी, हमें सेमिनार कंडक्ट करने होंगे, हमको वर्कशॉप लगाने पड़ेंगे कि हम ग्लोबलाइजेशन के युग के अंदर जी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की अच्छाइयाँ बतानी पड़ेगी। वी विल हैव टू शो द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बोथ ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, because there are so many merits of the globalization. We are quite grateful to the globalization, and globalization is much important for the overall development of the humanity. But the some wrong things has encountered with the globalization, वो demerits हैं। उन demerits के ऊपर हम रोकते, यानी हमारी पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को अक्षुण्ण बकते हुए हम नवीनता को प्राप्त करें, नवीनता को प्राप्त हमारा ग्लोबलाइजेशन करें। दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। जैसे कि जनरेशन गैप कहा जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है और एक यंग व्यक्ति है, इसको जनरेशन गैप कहते हैं। तो दोनों के जनरेशन में विचारों का फर्क होगा, क्यों बुजुर्ग ने दूसरी संस्कृति देखी, दूसरा युग देखा होगा। तो इसलिए बुजुर्ग का, वरिष्ठ नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि जो नई पीढ़ी ग्लोबलाइजेशन वाली पीढ़ी है उस पर अपने विचार थोपे नहीं, और जो ग्लोबलाइजेशन युग के अंदर व्यक्ति जी रहा है वह व्यक्ति जो है वो उनका सम्मान करे, यानी बुजुर्ग जो है वो वात्सल्य दे, और जो यंग पर्सन है वो इनका सम्मान करें। जब सम्मान और वात्सल्य दोनों मिलेंगे तब संपूर्णता आएगी, जब होलिस्टिक बनेगा, और होलिस्टिक बनने से हमारी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज ग्लोबलाइजेशन के विश्लेषण के ऊपर मैंने आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों रखी, उनका विश्लेषण किया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे मुख्य विषय के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते, उपस्थिति दर्ज नहीं कराते बल्कि उसके हार्द को, उसके विश्लेषण को बहुत गहराई से आप सुनते हैं। जब वक्ता के सामने दर्शक और श्रोता जो है उस चीज को ग्रहण करता है तो वक्ता भी ये चाहता है कि मेरे भीतर जो और भी अच्छी से अच्छी बातें, अच्छा से अच्छा ज्ञान है वो मैं इनको सर्व करूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से प्रतिदिन जो है इस चैनल 24 न्यूज प्लस के खास विशेष जीवनोपयोगी शिक्षाप्रद कार्यक्रम पुनरुत्थान में आते रहिए, और हम मिलकर के, वक्ता और श्रोता मिलकर के इसका जो है बहुत अच्छी तरह से संयोजना करेंगे। जगत कल्याण हो, सबका भला हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबको आनंद मिले, सबको सुख मिले, और सारा जगत मोक्षमय हो, आनंदमय हो। सबके प्रति मंगल भावना, आप सभी के प्रति शुभकामना।